हेलो बच्चों, नमस्कार। आई ट्यूशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और हमने पहला जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग जो है सो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो देख लिए होंगे, जो पिछला क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगता है यार बनाने में वीडियो, ठीक है। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, आग्रह करूंगा कि कम से कम वीडियो अपलोड होता है जरूर देखा कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो होता है आपके लिए है, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए है। मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, अगर यदि आप नहीं देखेंगे तो फिर आगे जो वीडियो बनाने का जो मजा है ना खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक देखिए यहाँ पर 31 से लेकर 38 तक जो प्रश्न है उसमें 2 अंक का है, यानी कि यहाँ पर टोटल 8 प्रश्न है। 8 क्वेश्चन में से आप लोगों को 6 क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पर नहीं। ये जो है आपका प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन 8 में से 8 बनाएंगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन को शिक्षा से छोड़ देना है। जिसमें आपको डाउट लगता है, चाहे कैलकुलेशन उसका लेंदी होगा, उसको आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 38 और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक में यहाँ पर 2 नंबर का है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 और 156 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हर क्वेश्चन में ये लिखा जाता है, आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 126 और 156 का पहले आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे 126 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 126 को आप यहाँ पर तोड़ लीजिए। 126 को क्या हो जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। यानी कि 126 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुना 1 मिनट 2 2 एक ही बार है 2, तो 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 7, ठीक। इसी तरह से आप जो है सो 156 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 156 का आप तोड़ लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 156 का 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे, इसीलिए आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो नंबर पक्का कटेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए 126 और 156 का एलसीएम बराबर, या तो इतना लंबा नहीं लिखना है तो शॉर्टकट थोड़ा कर देता हूँ, इसको लिखेंगे एलसीएम कितना 126, 156 बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें लिखने का तरीका क्या है, इसमें भी 2 है, जैसे पावर फैक्टर जो आप निकाले हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इस 2 का पावर 1 है, इस 2 का पावर 2 है। तो ज्यादा वाला को आपको लिखना है, कम वाला को छोड़ना है। तो 2 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, गुना। देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर ज्यादा है तो 3 का पावर 2 लिखिएगा। और इसमें जो है सो पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, दोनों सिंगल है, तो दोनों को लिखना है 3 गुना 7 गुना 13। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 13 सत्ते 91। इसको गुना कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए गुना तो आप कर सकते हैं, छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको गुना करके आंसर लिख लीजिएगा, जो गुना होगा यही इसका आंसर होगा। सारा काम हम नहीं करने वाले, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 32 है, 32 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो हो जाएगा सो शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे इसका, सो देखिए इसका शून्यक निकालने के लिए देखिए 4x² और प्लस में 8x
है ना। देखिए यहाँ पर अचर पद गायब है, तो इस तरह का जो फॉर्मेट दिखने लगेगा क्वेश्चन का, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, वहाँ पर कॉमन निकालिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन निकालेंगे। तो 4 और x कॉमन है, देखिए 4 से भी लग रहा भाग, ये भी लग रहा x दोनों में, तो x भी कॉमन निकालेंगे। तो 4 एकम 4 यानी कि x बचेगा और प्लस में 4 दूनी 8, ठीक है। अब शून्यक निकालेंगे, किसका शून्यक, 4x का। तो 4x बराबर क्या होगा, 0 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। तो इस तरह से x का एक शून्यक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x + 2 का शून्यक निकालेंगे। तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये दूसरा शून्यक हो गया। एक लाइन और लिखेंगे लैंग्वेज हम लोग, अतः 4x² और प्लस में 8x जो है का शून्यक यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0, -2, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर। 17 पद किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए कोई एपी है जिसमें ऐसे लिखा गया होगा A1 A2 A3 A4, इस तरह से ये कहाँ तक जा रहा है, 17वां पद का बात कर रहा, ठीक है ना। तो A17 होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो होगा ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से, पांचवा पद नहीं है, 17वां पद है। तो इस तरह से जो है सो पद चलता है। अब यहाँ कह रहा कि इस एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को ना बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा सो देखिए, क्या दिया है, 17वां पद, यानी कि 17वां पद जो होगा सो हो जाएगा A17। तो 17वां पद जो हो जाएगा इसके 10वें पद से, यानी कि A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 7 अधिक कर लीजिए कि इस एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, A + 16D, A + 16D क्यों लिख सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है AN बराबर A + n-1 गुना D। अब यहाँ पर अगर प्रथम पद होगा तो n का वैल्यू 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रथम पद है तो A1 लिखेंगे। अब यहाँ पर A + n का मान, यहाँ पर n का मान 1 है तो यहाँ पर n हो जाएगा 1, प्रथम पद है इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 - 1 और गुना में d। तो यहाँ पर A1 बराबर हो जाएगा A + यहाँ पर जो हो जाएगा 0, 0 से d गुना करेंगे तो हो जाएगा d, 0 से d गुना करेंगे 0, यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसी तरह से अगर यदि हम देखेंगे 17वां पद के लिए तो n का मान क्या लिखेंगे, 17, यानी कि A17 बराबर A + यहाँ पर 17 - 1 और गुना में d। तो A + 17 में घटाएंगे तो 16 बचेगा और 16 से 1 गुना करेंगे तो 16d बचेगा। तो देखिए 17वां पद क्या हो गया, A + 16d हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे जितना पद रहेगा, अगर 17वां पद तो A + 16d, 10वां पद A + 9d। तो ये 17वां पद A + 16d हो गया, इसका 10वां पद हो जाएगा A + 9d + 7, ठीक है। अब देखिए इस A से ये कैंसिल हो जाएगा, 16d और ये वाला 9d इधर आ जाएगा, ठीक है ना। बराबर इधर क्या बचा, 7 बचा। अब 16 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 7 बचेगा, d बचेगा बराबर में 7। यहाँ से d को फ्री कर लीजिए तो जो हो जाएगा 7/7, ये इधर आएगा तो भाग में आएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो d का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और यही आपको निकालना था। लिख लीजिए अतः इस एपी का सार्वअंतर यानी कि d बराबर कितना होगा, 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक आयत है, क्या है बच्चों, एक आयत है, ठीक है ना। तो आयत का आकृति कुछ इस तरह से होता है, आप जानते हैं, है ना। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लंबाई, इसको हम लोग कहते हैं लंबाई, इसको क्या कहते हैं बच्चों, चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक आयताकार बाग है, एक आयताकार का बगीचा है जिसकी लंबाई जो है सो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई यानी कि ये वाला, ये जो होगा
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई जो है मान लेते हैं कि चौड़ाई क्या है, x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, हमको चौड़ाई नहीं पता था, मान लिए x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 4। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई अगर यदि x होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। और इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे, माना लिखेंगे क्योंकि मान रहे हम लोग, माना आयताकार बाग का चौड़ाई बराबर कितना, x मीटर, इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x + 4 मीटर। लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न में जो कह रहा उसके अनुसार आगे का काम करेंगे, तो इसलिए प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, आयत का अर्ध परिमाप दिया है तो लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप बराबर। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई + चौड़ाई होता है ना। तो अर्ध परिमाप तो बटा 2 कर देंगे। अर्ध परिमाप कितना दिया है बच्चों, 36 दिया हुआ, तो अर्ध परिमाप जगह में लिख देंगे 36 बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। लंबाई कितना है, x + 4 है, और चौड़ाई कितना है, x है। इसको जोड़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो 36 बराबर x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा और प्लस में 4, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो 36 - 4 बराबर कितना, 2x। इसमें से 36 में 4 घटा लेंगे, बच जाएगा 32 बराबर में 2x। यहाँ से 2 को फ्री कर लीजिए, तो 32/2 बराबर x। काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। तो x किसको माने था, चौड़ाई को, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः चौड़ाई बराबर, चाहे तो लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 16, और नहीं तो लिखेंगे इसीलिए लंबाई बराबर कितना है, x + 4 है। तो यहाँ पर जो है सो x का वैल्यू कितना, 16 और प्लस में यहाँ 4। ऐसे भी बोला था कि लंबाई जो है चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई 16 है तो इससे 4 अधिक कर देंगे, तो 16 × 4 20 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, 20 मीटर। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, अतः बाग का विमाएं बराबर, बाग का विमाएं बराबर क्या हो जाएगा, बीमा लंबाई हो जाएगा इसका 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। बस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा क्या, इसी तरह से आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ होगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, सो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना, पहले समझ लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग बनाएंगे कि एक बिंदु जो है यहाँ पर ये है और दूसरा बिंदु ये है। इस बिंदु का निर्देशांक जो दिया है 6,5 दिया है और इस बिंदु का निर्देशांक -4,3 दिया है, ठीक। अब इस दोनों बिंदु से जो है ना बराबर दूरी पर एक और बिंदु है, सपोज दैट वाला बिंदु ये है। तो इस बिंदु में कह रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये बिंदु जो होगा अगर यदि y अक्ष पर होगा, तो x अक्ष पर चाहे y अक्ष पर कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर बोल रहा है, सॉरी y अक्ष पर बोल रहा है, तो जान लीजिए कि x का मान 0 होगा। y अक्ष पर कोई बिंदु तब होता है जब x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा y अक्ष पर हो रहा है, इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा 0 और y का y ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर से इसको मिला देंगे, यहाँ पर से इसको मिला देंगे, तो ये जो होगा यहाँ पर से इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी क्या है, समान है। तो हमको इस बिंदु का निर्देशांक को ज्ञात करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो हम लोग इसको बनाते हैं, चलिए ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ आकृति खींचते हैं। तो हम ये जो बिंदु दिया है इसका निर्देशांक को हम लोग क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं अपना सुविधा के अनुसार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन सुविधा के अनुसार हम लोग मान ले रहे हैं। तो ये इसका निर्देशांक है 6,5। ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक हम लोग बी मान लेते हैं। सपोज दैट ये वाला बिंदु ये वाला ए है और बी ये वाला है, तो इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बी का निर्देशांक मान लेते हैं -4,3 दिया है। यहाँ पर एक बिंदु है जिससे बराबर दूरी पर है, इसका निर्देशांक है कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सी बोलेंगे, क्या मानेंगे सी।
तो सी जो बिंदु है, इस सी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 0, y। क्यों होगा समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है ना, आपका मर्जी, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए चूंकि सी बिंदु जो है सो ए और बी से समदूरस्थ है, सी बिंदु ए से और बी से ठीक बराबर दूरी पर है, इसका मतलब ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए सी के बराबर क्या होगा, बी सी होगा। बस इसी को हमको ज़्यादा बेहतर यहाँ समझना था, बाकी तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 6,5, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, बी का निर्देशांक हो जाएगा -4,3 तथा सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, y। अब लिखेंगे चूंकि सी ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है, बी से समदूरस्थ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों बी सी, ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक है ना। अब ए सी और बी सी का हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, किस फार्मूला से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए, एसी के लिए है, इसी तरह से बीसी के लिए भी लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा, क्या लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु होगा सो x1 y1 होगा और ये वाला बिंदु हो जाएगा x2 y2, सॉरी x2 y2, क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए x2 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट ही रखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 0 - 6, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y है, माइनस y1 कितना है, तो y1 आपका है 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर, फिर से वही काम। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 BC के लिए, ठीक है ना। तो x2 कितना है 0, तो 0 माइनस, देखिए 0 - 4, तो यहाँ पर 0 है, माइनस है, फार्मूला माइनस है और वहाँ भी माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 4 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1, y2 कितना दिख रहा है y और y1 कितना दिख रहा है 3, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग हल कर देते हैं, काम हो जाएगा। अच्छा इसका जो है ना दोनों साइड से आपको रूट को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए रूट को क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो हो जाएगा, इसको एक बार एक लाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस में y - 5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अभी रूट के अंदर, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर और प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक। अब क्या कीजिएगा, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड में स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ब्रैकेट में लिखिएगा दोनों पक्षों में वर्क करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है। अब जो है दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये। अब इसमें क्या बचा, -6 का स्क्वायर माने कि 6 × 6 = 36 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ 4 × 4 = 16 हो जाएगा और प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको फाइनल हल करना होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग जो उतार लीजिएगा।
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 जैसे तैसे उतर जाएगा, 36 जैसे के तैसे यहाँ पर उतरेगा, प्लस देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2a, ये यानी कि 5 है ना, 1 मिनट, 2a का वैल्यू कितना है, y है, b का वैल्यू कितना है, 5 है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। देखिए सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो a का स्थान पर किसको रखेंगे, y को, और b का स्थान पर किसको रखेंगे, 5 को। तो यहाँ पर क्या बन गया फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर। इस तरह से आप इधर का हल करिएगा तो 16 का 16 जैसे तैसे उतर जाएगा, प्लस में यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a का स्थान पर ये y है, b का स्थान पर 3 है, तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी यानी कि 3 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर। हल करिए इसको, 36 प्लस y गुना y करेंगे तो y का स्क्वायर होगा माइनस 5 दूनी 10 और y 10y हो जाएगा, प्लस 5 पंजे 25, 16 उतर जाएगा, प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6y और प्लस में 3 तिया 9। देखिए ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा सो देखिए 10y माइनस में और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 16, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 6 15 25 हो जाएगा, और ये वाला जो होगा 36 उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये दोनों भी तो जुटेगा, ये दोनों भी तो जुटेगा। तो चलिए जोड़ करके ले जाए क्या उधर, एक ही बार स्टेप बढ़ जाएगा फालतू का। 25 और 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 2 7, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 61, तो यहाँ तक जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 61। अब देखिए इसको घटा लीजिए तो माइनस का 4y होगा, और इधर में क्या हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 36, क्या हो जाएगा माइनस का 36, यहाँ से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या होगा बच्चों 36 और बटा में 4 काटेंगे, 4 9 36, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो y बराबर आ गया 9, ठीक। तो यहाँ पर जो होगा y का वैल्यू हो जाएगा 9, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा, लिखेंगे अतः y अक्ष का जो निर्देशांक होगा तो यानी कि लिखेंगे उस बिंदु का निर्देशांक, यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, लिख दीजिए यहाँ पर सीधा, अतः y अक्ष पर वह बिंदु का निर्देशांक, अतः y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, कितना 9, 0,9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर। मान निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है, आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है ना, अगर यदि cos 60 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू अगर यदि याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है ना कि हम टेबल जो आता है ना, ये वाला जो टेबल में इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह का। तो ये टेबल हम बनाना बताए हैं और बड़ी आसान तरीके से बताए हैं। इसको जा करके सारे के सारे जो है ना लाइव सेशन वाला वीडियो में ढूंढिएगा। त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें बताया गया है। आपको ये चीज़ को जरूर सीख करके जाना है। कितना याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ ना कुछ भूलेंगे ही, इसीलिए वो टेबल अगर बनाना सीख जाएंगे ना तो बाकी कोई टेंशन नहीं होगा। समझा ना बात, तो उसको सीख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो देखिए क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए 5 क्या है, क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए 5 रहेगा इंटू cos 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू होता है
2/√3 क्या होता है 2/√3 और माइनस में 1045 का वैल्यू होता है 1 तो 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? देखिए यहाँ पर 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 दूनी 4 होगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा 5 एकम 5 बटा में 4 प्लस 4 चौके 16 और बटा में 3 और माइनस 1 होगा। एलसीएम निकालिए कितना होगा, एलसीएम होगा 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64 माइनस 1, सॉरी 1 नहीं होगा, 1 का पढ़ा 12 तो 12 एकम 12 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए 6 और 5 और 4 9, ठीक है, और यहाँ पर 6 और 1 7, 4 और 5 9, 6 1 7, 79 और माइनस में 12 बटा में कितना 12। ठीक है, बराबर इसको घटा लीजिए कितना बचेगा 9 में 2 तो 7 बचेगा, 6 बचेगा 66 और बटा में 12। बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो केवल वैल्यू याद रहना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी कोण आर टी एस के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा आर टी एस हो जाएगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक ना। एक त्रिभुज बना लीजिए आप सबसे पहले इस तरह से। आई होप आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका नाम क्या है पी क्यू आर, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज का नाम हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू और ये आर। अब देखिए क्या करा, भुजा पी आर और क्यू आर पर, पी आर भुजा कौन सा है ये वाला, तो पी आर भुजा पर और क्यू आर भुजा पर, यानी कि पी आर भुजा पर क्या स्थित है एस स्थित है, पी आर पर क्या स्थित है एस, यानी कि यहाँ पर कहीं एस स्थित है, और क्यू आर भुजा पर है टी, तो क्यू आर पर है यहाँ पर टी कहीं पर, ठीक ना। अब इसको जो है सब क्या करेंगे मिला देंगे, तो यहाँ जो है ना एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा क्या, और एक बड़ा त्रिभुज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी कि बड़ा त्रिभुज समरूप होगा किसके, आर टी एस के, आर टी एस के, यहाँ पर का बिंदु क्या है एस है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, जो जो दिया उसको पहले लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है, सिद्ध करना है तो ये सब लिखना पड़ेगा। दिया गया है में क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि ए बी पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्या लिखेंगे कोण P बराबर कोण आर टी एस। बस इतना ही लिखिए, पूरा लिखने की कोई जरूरी नहीं है। दिया गया बात क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप किसके करना है, आर टी एस के, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, रचना तो है नहीं, डायरेक्ट प्रमाण लिखेंगे, रचना करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। और नहीं तो रचना जो है आप छोड़ दीजिए, रचना नहीं है। प्रमाण में क्या हो जाएगा, प्रमाण में हो जाएगा हम किस आधार पर, देखिए हमको क्या करना है, समरूप करने के लिए हमको इस त्रिभुज का 2 भाग, बड़ा वाला त्रिभुज को 2 भाग से बराबर करना होगा। तो आर पी क्यू पहले, यानी कि बड़ा त्रिभुज, देखिए आर पी क्यू, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो हो जाएगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि दोनों में आर जो होगा, अगर इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है और छोटा त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है, तो दोनों आर जो कोण हो जाएगा सो इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कोण, क्या लिखेंगे, कोण बड़ा वाला त्रिभुज के लिए लिखेंगे क्यू आर पी, क्या लिखेंगे, कोण क्यू आर पी, क्यू आर
P बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला कोण, ठीक है ना। TRS क्या हो जाएगा, TRS, ठीक है ना। क्यों, तो उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, कॉमन या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो होगा सो एक कोण दिया हुआ आपको, कौन सा कोण, P जो होगा कोण RTS के बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण RTS यानी कि इस कोण के बराबर दिया है। तो बस इसी को लिख लीजिए, कोण P। अब इस P कोण को आप पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, RPQ लिख सकते हैं, चाहे QPR, तो लिख दीजिए कोण RPQ बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, RTS, कोण RTS। तो देखिए इस त्रिभुज का ये भाग, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे इसीलिए एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज हो जाएगा RTS। यही हो गया आपका प्रूफ्ड, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में, मतलब एक पासा को एक बार फेंका जाता है, ठीक है ना। पासा आप लोग जानते हैं, पासा दिखा दूं कि आपको, देखिए पासा जो होता है इस तरह से होता है, आप लोग खेलते हैं लूडो पासा, ठीक है ना। देखिए ये हो गया पासा आपका, है ना। तो इस पासा को फेंकते हैं, मान लीजिए इस पासा को एक बार फेंका जाता है, ठीक है ना। तो कहता है 3 का अपवर्त्य आने की प्रायिकता क्या होगा, 3 का अपवर्त्य। 3 का अपवर्त्य का मतलब होता है 3 का पहाड़ा माने वाला। तो 3 का पहाड़ा में कौन आएगा, सबसे पहले तो 3 आएगा और एक आएगा 6 आएगा ना। तो 3 का पहाड़ा में 3 आएगा और 6 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उससे बड़ा तो कोई संख्या है नहीं। तो 3 का प्रत्यों संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, 3 के अप्रत्यों संख्या, चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि पासा में कुल फलकों की संख्या बराबर कितना होता है, 6। इसीलिए कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 3 और 6 जो आ रहा है 2 का पहाड़ा, मतलब 2 को संख्या है ऐसा। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, 3 के अपवर्त्य आने की प्रायिकता, 3 का अपवर्त्य आने का प्रायिकता, यानी कि PE बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 6 और 6 में 1 कितना है, 2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि कल जो है, कल से हम लोग इस तरह के जो लॉन्ग टाइप का यानी कि 3 नंबर टाइप्स के क्वेश्चन है, मतलब कल का वीडियो में आपको 3 नंबर टाइप्स के क्वेश्चन को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बेसब्री से इंतजार कीजिए कल का वीडियो का। कल निश्चित रूप से आपको वीडियो मिलने वाला है। तो कल हम लोग 3 नंबर टाइप्स का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए आज के लिए बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।